होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में। ये बच्चों ऐसे प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड पेपर में पूछे गए हैं, यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुविकल्पीय के रूप में आपके बोर्ड पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक को। बच्चों आज एक खास बात है कि आज जो हम बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे वो ओमार शीट के हिसाब से बात करेंगे, यानी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बहुविकल्पीय प्रश्न विद ओमार शीट। यानी आपको बोर्ड पेपर में जो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे उनको ओमार शीट में फिल करना पड़ेगा, यानी उनके जो करेक्ट आंसर होंगे उनको ओमार शीट में आपको भरना पड़ेगा। तो आज हम बताएंगे कि कैसे आपको ओमार शीट बच्चों फिल करना है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे कोई नई वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुंच जाए। तो आइए एक बार ओमार शीट देखते हैं कि ओमार शीट को बच्चों कैसे हम भरेंगे। आइए देखिए, पहला जो कॉलम है बच्चों कि परीक्षा तिथि यानी डेट ऑफ एग्जामिनेशन। पहले क्या करना है आपको, ठीक है, कि डेट ऑफ जो एग्जामिनेशन है यानी कब होने वाला है उसके बारे में, यानी जिस तारीख को जो एग्जाम होगा उसकी डेट आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। ठीक है बच्चे, क्या कर देनी है, उसकी डेट फिल कर देनी है। जैसे मान लीजिए आपका पहला पेपर 16 फरवरी को है तो आप पहला एग्जाम 16, ठीक है, कौन सा महीना बच्चों, 02 यानी फरवरी 2023, इस तरह से आप फिल करेंगे। यहां पे जिस सब्जेक्ट यानी जिस विषय का एग्जाम होगा उसका आपको नाम लिखना है और आपको पूरा अपना नाम लिख देना है। जैसे आपका नाम है विशाल तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि आपका नाम क्या है, विशाल। इट्स जो भी है आगे कंप्लीट करिएगा। उसके बाद बच्चों आपको यहां पे अपना रोल नंबर जो आपके एडमिट कार्ड में, ठीक है, जो एडमिट कार्ड यानी प्रवेश पत्र है उस पे दिया होगा, ठीक है, वो रोल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। एग्जाम हॉल में ही आपको विषय कोड के बारे में बताया जाएगा। जैसे आपका विषय कोड 102 है बच्चों, क्या है 102। एक मिनट समझाने के लिए, तो आप यहाँ पे जब 102 लिखेंगे तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि 102 को आपको कलर भी करना है। और ध्यान रहे कलर करने के लिए आपको नीली या ब्लैक, यानी आप कह सकते हैं ब्लू एंड ब्लैक, यानी नीली या काली बॉल पेन का इस्तेमाल करना है। ये इसलिए करना है बच्चों क्योंकि ये ओमार शीट इन पेनों से अच्छी तरीके से भरे जा सकते हैं। तो जैसे आपको विषय कोड 102 दे रखा है तो आपको क्या करना है, इस पहली वाली लाइन में जहां पे 1 होगा वहां पे आपको क्या कर देना है, ये सर्कल को कलर कर देना है। क्या कर देना है, कलर कर देना है। तो बच्चों ध्यान रहे कि जब आप इस सर्कल को आप कलर करें तो ये सर्कल के बाहर कलर ना जाए, यानी सर्कल के अंदर ही रहे। दूसरी लाइन में देखिए कहां पे 0 है वहां पे भी आप इसको क्या कर सकते हैं, कलर करेंगे। तब जाके आपके लिख देने से, यानी सिर्फ आप लिख देंगे 102 तो ये मान्य नहीं होगा। आपको बच्चों क्या करना होगा, इसको ब्लैक भी, इसको फिल भी करना होगा। और फिल किस पेन के साथ करेंगे, ब्लू या ब्लैक बॉल पेन के साथ, यानी जो पतली निब की पेन आती है उसके साथ करेंगे। ठीक है बच्चों, आपका जो एग्जामिनेशन है, जैसे आपका एग्जामिनेशन कैसा है, वार्षिक ईयरली हो रहा है तो आप ईयरली पे यहां पे कलर करेंगे। ठीक है बच्चों, क्या करेंगे, ईयरली पे यहां पे आप कलर करेंगे। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, देखिए इस तरह से इसको कलर करेंगे आप। ठीक है, और आपको यहां पे लिखना पड़ेगा वार्षिक। क्या लिखना पड़ेगा, वार्षिक। ठीक है बच्चों, ये वार्षिक आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद कौन सी क्लास है तो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा, जैसे आप 10 बोर्ड का एग्जाम दे रहे तो 10 लिखना पड़ेगा और 10 के सामने वाले सर्कल को आपको बच्चों क्या करना पड़ेगा, कलर करना पड़ेगा। ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा बच्चों, कलर करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरी बात, आपको एक पंजीकरण संख्या मिलेगी जो आपको यहां पे लिखना होगा। जैसे पंजीकरण संख्या मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 0 3 2 1 1, इस तरह से कोई भी नंबर होगा जो पंजीकरण संख्या होगी वो आपको पता होगा। तो आपको बच्चों क्या करना है, 1 के सामने आपको यहां पे कलर कर देना। ये मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, किसके तौर पर, एग्जांपल के तौर पर। आप देख सकते हैं ऊपर दिया गया है एग्जांपल। जैसे परीक्षा तिथि 15/12/2021 है तो 15/12/2021 भर दिया। अनुक्रमांक जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है तो 1 में 1 कलर, दूसरी लाइन में 2 कलर, यहां पे तीसरा वाला कलर करना पड़ेगा, यहां पे चौथा वाला, यहां पे पांचवा, यहां पे छठा, यहां पे सातवां। आप गलती मत करिएगा कि सारे नंबर को जैसे ये 1 2 3 4 5 इसको एक साथ कलर नहीं करेंगे वरना आपकी ओमार शीट क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी।
ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे हाफ ईयरली एग्जाम है तो आपने हाफ ईयरली लिख दिया, तो वैसे आपका वार्षिक एग्जाम है तो वार्षिक लिखेंगे। कौन सी क्लास है उसके लिए आप यहाँ पे लिखेंगे रोल नंबर, देखिए पंजीकरण संख्या जिस तरह से है, जैसे 1 है तो यहाँ पे कलर करिए, इस लाइन में 2 है तो यहाँ पे कलर करिए, तो इस तरह से ये आपको करना है। तो उसी तरह बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे 1 वहां पे, तो यहाँ पे जैसे 2 है तो यहाँ पे 2 करेंगे आप, इस वाली लाइन में 3 जहां पे होगा वहां पे आप 3 करेंगे, ठीक है। इस लाइन में जहां पे 4 होगा वहां पे आप 4 कलर करेंगे। ध्यान रहे जो कलर करेंगे आप इस तरह से करेंगे कि पूरा का पूरा सर्कल बच्चों क्या हो जाए, वो कवर हो जाए, ये पूरा का पूरा सर्कल क्या हो जाए, कवर हो जाए। और कोशिश रहे कि सर्कल के बाहर ये जो लाइन है, जो पेन है, वो सर्कल के बाहर ना जाए, यानी सर्कल के बराबर ही ये रह जाए, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ आपको डाटा फिल करना होगा एग्जाम में। फाइनली अब आपको प्रश्न सॉल्व करने हैं। जो भी प्रश्न सॉल्व करेंगे उसके आंसर को, जैसे पहले का आंसर क्या है ए, तो आपको ए में कलर करना पड़ेगा, दूसरे का आंसर बी तो बी कलर करना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन के आधार पर अभी हम इसको फिल करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की। जो पहला प्रश्न है बच्चों वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये कह रहे हैं कि द्विनिषेचन क्रिया में त्रिक संलयन के पश्चात बनने वाले ऊतक का नाम है। द्विनिषेचन क्या होता है, यानी जब 2 बार फर्टिलाइजेशन और निषेचन की क्रिया किसे कहते हैं, जब शुक्राणु और अंडाणु, बच्चों जब शुक्राणु, ठीक है, शुक्राणु मान लीजिए मेल स्पर्म, ये शुक्राणु पुरुष में पाया जाता है, और जो अंडाणु होता है ये कहां पाया जाएगा, मादा में पाया जाएगा, यानी शुक्राणु नर में और अंडाणु कहां पाया जाएगा, मादा में। ये जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो इस मिलने के बाद ये जो प्रक्रिया होती है, इसी मिलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। तो समझिए द्विनिषेचन की क्रिया में त्रिक संलयन के पश्चात, संलयन का मतलब होता है मिलना, त्रिक संलयन के पश्चात बनने वाले ऊतक का नाम जो होता है बच्चों, पहला ऑप्शन दे रखा है इन्होंने एंडोस्पर्म, दूसरा ऑप्शन भ्रूण और तीसरा ऑप्शन मूलांकुर और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रहे कि इसका जो पहला आंसर, इसका आंसर होगा वो बच्चों क्या होगा, पहला आंसर होगा, यानी एंडोस्पर्म इसके आंसर होगा। तो जैसे ही आप पहला आंसर मारेंगे तो ओमार शीट जो आपको मिलेगी उसमें आपको कलर करना पड़ेगा, यानी पहले का पहला आंसर यानी ये है तो आपको यहां पे सर्कल बनाना पड़ेगा। बच्चों क्या करना पड़ेगा, यहां पे आपको सर्कल बनाना पड़ेगा। और सर्कल ध्यान रहे कि कलर जो हो आपका वो सर्कल के बाहर ना जाए, यानी जो सर्कल आप फिल कर रहे हैं वो सर्कल के अंदर रहे, ठीक है, ना सर्कल के बाहर जाए ना सर्कल से कम रहे, ध्यान रखना है आपको। आइए दूसरा जो प्रश्न है बच्चों वो क्या है कि एंजियोस्पर्म में 2015, 2013, 2017, 2018 में आया हुआ प्रश्न है कि एंजियोस्पर्म में निषेचन के, देखिए निषेचनोपरांत यानी निषेचन के बाद, इसका मतलब क्या है, निषेचन के बाद, ठीक है, जो कवच बनता है उसका नाम क्या है, आपको यह बताना है। यानी जो निषेचन है उसके पश्चात जो कवच बनता है उसका नाम क्या है, पहला, ठीक है, द्वितीय केंद्रक से जो एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म किसे कहते हैं पहले समझ लीजिए। तो ऐसे प्लांट जिनमें फ्रूट तो बनता है साथ में सीड भी बने, क्या बने, सीड भी यानी बीज भी बने, तो ऐसे प्लांट को हम एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। जिनमें एंजियोस्पर्म में निषेचन के बीच जो कवच बनता है वो किसके कारण बनता है, द्वितीय केंद्रक से बनता है, अंडाशय की भित्ति से बनता है, आध्या आवरण से बनता है, या फिर भ्रूण कोश से बनता है, इसको आपको समझना है। तो यहां पे जो बच्चों होगा आंसर अध्यावरण से बनेगा, किससे बनेगा, अध्यावरण से बनेगा। तो जैसे ही आप इस आंसर को क्लिक करेंगे तो आपको ओमार शीट में भी भरना पड़ेगा, यानी जो दूसरा आंसर है बच्चों उसका दूसरे का जो आंसर है वो क्या है, दूसरा है, आपको सर्कल इस तरह से कलर करना होगा। बच्चों क्या करना होगा, आपको इस तरह से सर्कल को कलर करना होगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ, जो हमारा आज का इंपॉर्टेंट और तीसरा प्रश्न है, बहुत ही है कि निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। निषेचन के पश्चात, ठीक है, यानी निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है, तो इसका आंसर बच्चों होगा अंडाशय, यानी इसका ऑप्शन जो बच्चों होगा, आंसर आप अगर क्लिक करना चाहें तो आप मार सकते हैं इसका आंसर, ठीक है। अगर सही करेंगे तो इसका आंसर होगा अंडाशय, यानी अंडाशय जो होता है निषेचन के बाद पुष्प का भाग फल में बदल जाता है, यानी निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है, तो निषेचन के बाद अंडाशय जो होगा पुष्प का भाग होता है जो केस में फल में बदल जाता है। तो आपको ओमार शीट में क्या करना पड़ेगा, तीसरे का तीसरा ऑप्शन सही है, इसलिए यहां पे आपको सर्कल बनाना, जो सर्कल बना हुआ है इसको आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, कलर करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न, जो चौथा प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 2014 में आया हुआ बोर्ड पेपर में प्रश्न है बच्चों। ये कह रहे हैं कि पराग कणों का परागकोश से, पराग कणों का परागकोश से वतिकाग्र पर, वतिकाग्र तथा पराग कणों का परागकोश से वतिकाग्र तक स्थानांतरण कहलाता है, यानी
एक भाग होता है जिसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं। पराग कणों का परागकोश से, यानी जो पराग कण होते हैं जहां पर बनते हैं उन्हें हम परागकोश कहते हैं। यानी जहां पे पराग का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं। यानी परागकोश से वर्तिकाग्र तक आने की जो प्रक्रिया होती है पराग कणों का, उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका बच्चों जो आंसर होगा वो क्या होगा? ठीक है, परागण होगा। यानी चौथे का जो पहला आंसर है बच्चों, चौथे का कौन सा आंसर है? पहला। यानी पराग कणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण कहलाता है परागण। क्या कहलाता है? परागण। तो इस तरह से बच्चों चौथे का पहला आंसर सही है। तो ओमार शीट में आपको चौथे का पहला सर्कल आपको कलर करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, कैसा कलर करना पड़ेगा? चौथे का पहला सर्कल आपको कलर करना पड़ेगा। देखिए साइंस स्टडी पॉइंट पे आपके लिए कितनी मेहनत की जा रही है, बस इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और शेयर भी करिए। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा बच्चों अगला प्रश्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी 5वें प्रश्न की तरफ चल रहे हैं, जो कि पुरुष से यानी थोड़ा सा ह्यूमन जनन से यानी मानव जनन से रिलेटेड है। तो आइए चलते हैं हम अपने 5वें प्रश्न की तरफ। बच्चों जो हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, वो है कि द्विनिषेचन विशिष्ट लक्षण है। यानी जो द्विनिषेचन होता है वो किसका विशेष लक्षण है? यानी किस तरह के पादपों में द्विनिषेचन की प्रक्रिया पाई जाती है? तो पहला आपका बच्चों है कि सभी जीवों में, दूसरा है आवृत बीजीय पादप का, तीसरा अनावृत बीजीय पादप का, और चौथा क्या होता है? सभी पादपों का। तो इसका बच्चों जो आंसर होगा वो होगा दूसरा, यानी आवृत बीजीय पादप। आवृत बीजीय पादप को हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म। क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म। तो जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है यानी द्विनिषेचन की जो प्रक्रिया होती है बच्चों, वो किसमें होती है? वो होती है एंजियोस्पर्म में। इसलिए बच्चों 5वें का जो आंसर होगा वो दूसरा होगा। तो ओमार शीट में जब आप भरेंगे तो 5वें का बच्चों कौन सा आंसर भरेंगे? 5वें का जो होगा ये दूसरा वाला आंसर आपको फिल करना होगा। तो इस तरह से हमने अब तक 5 प्रश्नों की सीरीज को सॉल्व कर लिया है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न, जिसका नाम है छठा प्रश्न बच्चों, जो छठा प्रश्न है, ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड पेपर के हिसाब से। बहुविकल्पी प्रश्नों के डिस्कस जो कर रहे हैं ये बच्चों आपके बोर्ड पेपर में आने की संभावना है। जो छठवां प्रश्न है बच्चों, पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को कहते हैं। ठीक है बच्चों, पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को कहते हैं। ये आपको याद करना होगा। ये इसके 3 भाग होते हैं। पहला देखिए सीरियल से लिखा गया बच्चा। पहला जो भाग होता है वो वर्तिकाग्र होता है, दूसरा होता है वर्तिका होता है, और तीसरा क्या होता है? अंडाशय होता है। तो इसका जो बीच वाला भाग होगा बच्चों वो क्या होगा? वर्तिका होगा। कौन सा भाग होगा बच्चों? वर्तिका होगा। यानी पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को हम क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। यानी छठवें का जो बच्चों आंसर होगा वो दूसरा होगा। और जब ओमार शीट भरेंगे तो छठवें पे कौन सा आंसर भरेंगे? ये दूसरा वाला आंसर बच्चों हम भर देंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ओमार शीट कैसे कैसे हमारी फिल हो रही है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने अगले प्रश्न, जिसका नाम बच्चों 7वां प्रश्न है। ठीक है, वो है कि निषेचन के दौरान, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, जो आपके बोर्ड पेपर में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, कि निषेचन के दौरान परागण से निकलने वाली पराग नलिका सामान्यतः किसके द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है? किसके द्वारा बच्चों ये बीजांड में प्रवेश करती है, ये आपको बताना है। तो इसका जो बच्चों आंसर होगा वो होगा अंड द्वार के द्वारा प्रवेश करती है। किसके द्वारा प्रवेश करती है बच्चों? अंड द्वार के द्वारा प्रवेश करती है। यानी 7वें का जो बच्चों आंसर होगा वो चौथा आंसर होगा। तो जब ओमार शीट आप फिल करेंगे तो 7वें प्रश्न पे कौन सा करेंगे? चौथा वाला ऑप्शन आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो चौथा वाला ऑप्शन बच्चों क्या है? ये डी वाला। यानी आप इस चौथे प्रश्न को इस तरह से सर्कल बना देंगे। आई होप कि आपको ओमार शीट भरना अब पता चल गया होगा। अगर आप अभी तक नहीं जानते थे ओमार शीट को किस तरह भरा जाता है, तो इस तरह से ये भरे जाते हैं। तो आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 8 की तरफ। पूछा जा रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये बच्चों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये जो 8वां प्रश्न बच्चों 2017 आपके बोर्ड पेपर में पूछा गया है कि पुष्प में कितने भाग होते हैं। तो जो पुष्प में बच्चों भाग होते हैं, आपको पता है कि एक जयांग होता है, फिर उसके बाद क्या होता है? ठीक है, जयांग होता है जिसे स्त्री केसर कहते हैं हम, फिर पुंकेसर या पुमंग होता है। ठीक है, पुमांग, पुंकेसर, आप ऐसे समझिए, पुंकेसर, स्त्री केसर, दल पुंज और बाह्यदल। तो टोटल कितने भाग होंगे बच्चों? 4 भाग होंगे। कितने भाग होंगे? 4 भाग होंगे
एंड्रूसियम, गाइनोसियम, कैलिक्स, कैरोला। ये 4 भाग होते हैं। तो यानी 8वें प्रश्न का जो भाग आंसर होगा बच्चों वो कितना होगा? 4 होगा। तो आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न, जिसका नाम प्रश्न नंबर 9। ये 9वां काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों कि मुकुलन पाया जाता है। मुकुलन पाया जाता है। मुकुलन जो होता है एक प्रकार का जनन होता है। ठीक है, जो मुकुलन होता है वो किसमें पाया जाता है? ठीक है, आपको ये आंसर आपको क्लिक करना है कि जो मुकुलन होता है वो किसमें पाया जाता है। पहला ऑप्शन है प्लेनेरिया, दूसरा हाइड्रा, तीसरा जो बच्चों है वो क्या है? लेशमानिया, और चौथा इनमें से कोई या सभी में पाया जाता है। यानी प्लेनेरिया में भी होगा, फिर बच्चों किसमें होगा? हाइड्रा में भी होगा। ठीक है, किसमें होगा? प्लेनेरिया में भी होगा, या फिर हाइड्रा में होगा, या फिर लेशमानिया में होगा, या इनमें सभी में ये हो जाएगा। तो इसका जो बच्चों आंसर होगा वो होगा हाइड्रा। 9वें का कौन सा आंसर होगा बच्चों? हाइड्रा होगा। यानी मुकुलन जो पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है? हाइड्रा में पाया जाता है। तो अब तक हमने बच्चों 9 प्रश्नों को देख लिया है, यानी 9 विकल्पीय बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में डिस्कस किया। आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न नंबर 10, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, पराग से परागकण या परागनली से रिलेटेड है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 10 को। हमारा जो बच्चों 10वां प्रश्न है वो है पराग नली में नर युग्मक की संख्या होती है, यानी मेल गैमेट की जो संख्या होती है बच्चों वो होती है 2। यानी 10वें का जो आंसर होगा बच्चों वो 2 होगा। यानी पराग नली में जो नर युग्मक की संख्या होती है वो 2 होती है। आइए चलते हैं हम अपने 11वें प्रश्न, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। मादा लिंग हार्मोन कहलाता है, यानी मादा लिंग हार्मोन किसे कहते हैं ये आपको जानना है। देखिए, ये पहला ऑप्शन है एंड्रोजन, दूसरा इंसुलिन, और तीसरा क्या है? एस्ट्रोजन। तो आपको पता होना चाहिए इंसुलिन जो होता है वो डायबिटीज पेशेंट के रिलेटेड है, यानी जो मधुमेह रोगी होते हैं उनसे रिलेटेड है। एंड्रोजन जो होता है बच्चों वो नर हार्मोन होता है। तो बच्चा आपके पास एक ही ऑप्शन एस्ट्रोजन। जो एस्ट्रोजन होता है बच्चों वो मादा लिंग हार्मोन कहलाता है। यानी 11वें का तीसरा ऑप्शन सही है बच्चों। जब आप मार्कशीट भरेंगे तो 11वें में कौन सा फिल करेंगे आप? तीसरा वाला। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने 12वें प्रश्न की तरफ, जो काफी इंपॉर्टेंट है। नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि है, यानी इनमें से कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो नर जनन अंगों से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो पहला बच्चों है प्रोस्टेट, दूसरा काउपर, और तीसरा क्या है? पेरिनियल। पहला बच्चों क्या है? प्रोस्टेट, दूसरा काउपर, और तीसरा क्या है? पेरिनियल, और चौथा क्या है? जठर। जठर जो होता है वो जनन अंग से रिलेटेड नहीं है। काउपर जो होता है ये जनन अंग से है लेकिन नर से नहीं है। पेरिनियल भी नर से जनन से है लेकिन नर से नहीं है। तो इसका एक ही ऑप्शन बचता है प्रोस्टेट, यानी नर जनन अंगों से संबंधित जो ग्लैंड है बच्चों वो क्या है? प्रोस्टेट है। यानी अब तक हमने 12 प्रश्नों को देख लिया है। आइए चलते हैं अब अपने 13वें प्रश्न की तरफ। ठीक है बच्चों, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जा सकता है आपके बोर्ड पेपर में। ये कह रहे हैं कि परिवार नियोजन की अस्थायी विधियां हैं, यानी परिवार नियोजन की स्थायी विधियां हैं। परिवार नियोजन किसे कहते हैं? जब सीमित परिवार हो, यानी हम 2 और हमारे 2, यानी सीमित परिवार हो तो उसे हम कहते हैं परिवार नियोजन। क्या कहते हैं बच्चों? परिवार नियोजन कहते हैं। अब इसमें पूछ रहा है कि इसमें कौन सा विधि जो होगा वो परमानेंट होगा या अस्थायी विधि होगी। तो आपको जानना चाहिए, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला बच्चों गर्भनिरोधक गोलियां, दूसरा जो होता है वो निरोध का प्रयोग, तीसरा वैसेक्टोमी, और चौथा क्या होगा? गर्भ समापन। तो इसमें जो सारी विधियां तो परिवार नियोजन की है, लेकिन जो अस्थायी विधि है बच्चों वो कौन सी है? वैसेक्टोमी है। कौन सी विधि है बच्चों? वैसेक्टोमी है। यानी परिवार नियोजन की जो परमानेंट मेथड होता है वो वैसेक्टोमी है, जिसे आप हिंदी में कहते हैं नसबंदी। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं? नसबंदी कहते हैं, यानी वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। पुरुषों की नसबंदी हो तो उसे बोलते हैं हम वैसेक्टोमी, और जब महिलाओं में नसबंदी हो तो उसे क्या बोलते हैं? हम ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। तो ये बच्चों हमारा 13वां प्रश्न था। आइए चलते हैं अपने 14वें प्रश्न की तरफ, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है, जो आपके बोर्ड पेपर में पूछा गया है 2019, 2020, लगातार 2019 और 2020 में पूछा गया है। निम्न में से कौन मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है? यानी इसमें से आपको देखना है कि निम्न में से कौन सा मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इसका आंसर जो बच्चों होगा, देखिए अंडाशय जो होता है वो मादा में पाया जाता है, गर्भाशय भी मादा जनन का भाग है, और डिंब वाहिनी भी ये उसी का भाग है। तो एक ही भाग बचा शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी जो बच्चों होता है वो नर के जनन तंत्र का भाग है, ना कि मादा के जनन तंत्र का भाग है। तो अब तक बच्चों हमने 14 प्रश्नों के बारे में डिस्कस किया। आइए चलते हैं अब 15वें प्रश्न की तरफ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है,
ये आपसे पूछा जा सकता है कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं। अगर आपको लिंग गुणसूत्र के बारे में जानकारी है तो ये 15वां प्रश्न आपसे सॉल्व हो सकता है। तो आइए चलते हैं बहुविकल्पी प्रश्न की सीरीज में 15वें प्रश्न की तरफ। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। यहां पे सिर्फ आपके लिए मेहनत हो रही ताकि आप अपने बोर्ड पेपर में 90+ यानी 90 से अधिक मार्क्स लेके आए। आइए देखते हैं अपने 15वें प्रश्न को। जो हमारा 15वां प्रश्न है वो कह रहा है कि पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। जो पुरुषों में बच्चों लिंग गुणसूत्र होते हैं वो क्या होगा, यक्स और वाई। अगर यही महिलाओं में पूछता तो ये बच्चों यक्स यक्स हो जाता। तो पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं यक्स वाई और महिलाओं में बच्चों यक्स यक्स हो जाता है। ठीक है, तो ये 15वां प्रश्न था। आइए चलते हैं अपने 16वें प्रश्न की तरफ, जो है पराग कोष से संबंधित। यानी जो 16वां प्रश्न है बच्चों वो पराग कोष से संबंधित है, यानी पराग कोष में होते हैं। अभी इससे पहले रिलेटेड आपने जस्ट पहले आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया कि पराग कोष में जो परागकण होते हैं वर्तिकाग्र तक लाने पे, ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। ठीक है, यानी जब पराग कोष से वर्तिकाग्र तक परागकण आते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। उसी में ये क्वेश्चन था। तो देखिए पराग कोष में होते हैं, इसका एक ही आंसर होगा बच्चों, परागकण। क्या होते हैं, परागकण। ठीक है, तो ये 16वां प्रश्न था। आइए चलते हैं हम अपने 17वें प्रश्न की तरफ, जो बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है। ये 17वां प्रश्न बच्चों आपके बोर्ड पेपर 2020 में आया हुआ है। पौधों में कायिक प्रवर्धन के, ठीक है, पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है। यानी पौधों में अगर हम बात करें, ठीक है बच्चों, पौधों में अगर हम बात करें कायिक परिवर्धन के लिए तो कौन सा भाग जो होगा अनुकूल होगा, तना, पत्ती, जड़ यानी स्टेम, लीव्स, रूट, ठीक है, एंड बर्ड। तो ये प्रकालिका जो होगा इसका आंसर होगा, यानी 17वें का बच्चों जो आंसर होगा वो चौथा ऑप्शन सही होगा कि पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए प्रकालिका भाग अधिक अनुकूल होगा। तो ये हमारा 17वां बहुविकल्पी प्रश्न था। आइए चलते हैं बच्चों 18वें प्रश्न की तरफ। ठीक है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में या फिर लिशमानिया में। तो इसका एक उदाहरण है बच्चों ईस्ट में। किसमें होगा, ईस्ट में। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। मुकुलन क्या होता है, जब पेरेंट बॉडी पे एक ग्रोथ होती है, धीरे धीरे वो ग्रोथ आगे चल के अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाती है और फाइनली एक बॉडी बना लेती है। इसे हम क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने 19वें प्रश्न की तरफ। ये जो 19वां प्रश्न है ये कह रहे हैं निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग है। ठीक है, निम्न में से, ठीक है बच्चों, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग है। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं, इनमें से कौन सा भाग नहीं है। ठीक है, इस प्रश्न को कंप्लीट करिए, कौन सा भाग नहीं है। ठीक है, तो इसके पहले ये प्रश्न हम सॉल्व कर चुके हैं 2020 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका 19वें प्रश्न का आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। हमें बेशक